नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र होता है कि जैसे जैसे हम शब्द बोलते जाते हैं तो हमारे सामने जो है किसी का चेहरा या उसके बारे में या उसके हाव भाव या उसके जो पहनने का ढंग है या उसके काम करने का ढंग है, वो हमारे सामने एक चित्र की भांति उभरने लगता है। उसी को हम शब्द चित्र कहते हैं। यानी शब्दों के माध्यम से बनाया गया चित्र क्या होता है? शब्द चित्र। तो कृष्णा सोबती ने मियाँ नसीरुद्दीन का क्या हमारे सामने क्या पेश किया है? एक शब्द चित्र। तो इसमें जो लेखिका ने दिल्ली के प्रसिद्ध नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों, उसके बड़बोलेपन, उसका स्वभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वे एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को एक कला का दर्जा देता है और जो करके सीखने को असली हुनर मानता है। यानी जो किया गया, यानी एक्सपीरियंस से जो सीखा गया उसको असली हुनर मानता है, ना कि सीखा हुआ। यानी जो सीख के किया है वो हुनर नहीं है, बल्कि जो करके सीखा है वो असली हुनर है। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने ऐसा माना है। इसमें लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन के एक एक भाव को इस तरह से चित्रित किया है कि उनका पूरा व्यक्तित्व पाठक की आंखों के सामने घूमने लगता है। इस पाठ का सार जो है हम आगे सुनेंगे। एक दिन लेखिका दोपहर के समय दिल्ली में जामा मस्जिद के मटिया महल मोहल्ले की ओर किसी काम से गई। यहाँ राजनीति, साहित्य और कला से जुड़े हजारों लोग रहते हैं। चलते चलते उन्हें पटापट आटे का ढेर सनते देखा। यानी जैसे आटे का ढेर को आटा गूंथते हैं, और जब हम बहुत सारा आटा गूंथते हैं तो आवाज़ आती है पटापट पटापट, ऐसे इस तरह से। तो लेखिका ने भी वो आवाज़ सुनी और यह काम एक बिल्कुल मामूली अंधेरी सी दुकान में हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ सेवइयाँ बन रही हों। सेवइयाँ आप सभी को पता ही है, सेवई। वे वहाँ रुक गई और पूछने पर पता चला कि यह तो खानदानी नानबाई यानी तरह तरह की रोटियाँ बनाने वाला। नानबाई किसको बोलते हैं? तरह तरह की रोटियाँ बनाने वाला मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। उन्हें पता चला कि मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियाँ जो है बना सकते हैं। तो छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है भी कितने प्रकार की रोटियां वो बना सकते थे, तो 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे। लेखिका अंदर गई तो मियाँ नसीरुद्दीन की चारपाई पर बैठे बीड़ी पीते पाया। उसका चेहरा मौसमों की मार से पका हुआ था। मौसमों की मार से यानी मतलब नेचुरल बुढ़ापा उस पर नहीं आया था। मौसमों की मार यानी कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, तो उस तरह से जो है वो एक मतलब कमज़ोर चेहरा या बुढ़ापे की तरफ जो है अग्रसर। उसकी आंखों में काइयाँ यानी चालाकीपन, भोलापन था। चालाकीपन भी और भोलापन भी। और माथे पर कुशल कारीगर के तेवर, मतलब एक कॉन्फिडेंस। जब जैसे ही लेखिका ने देखा तो उसके अंदर एक जैसे कॉन्फिडेंस होता भी, हाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे थे। उसने लेखिका को सामान्य ग्राहक समझते हुए कहा, फरमाइए। फरमाइए यानी बोलिए। लेखिका ने उससे कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। उनकी बात बीच में काटकर उसने पंचहजारी अंदाज में कहा कि आपको क्या पूछना है। तभी उसे कुछ शक हुआ और उसने पूछा कि कहीं तुम अखबार नवीस यानी पत्रकार तो नहीं हो? मैं तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझता हूँ। निठल्ला यानी जो काम ना करता हो, निठल्ला। उसने लेखिका से अपने प्रश्न पूछने के लिए कहा। लेखिका ने पहला प्रश्न किया कि आपने तरह तरह की रोटियां बनाने का यह इल्म यानी ज्ञान, विद्या कहाँ से सीखा? जवाब में मियाँ नसीरुद्दीन ने कई सवाल दाग दिए, यानी सवाल जो है मतलब प्रश्न पूछ दिए। उसने कहा कि क्या मतलब, क्या नानबाई यह काम सीखने के लिए किसी नगीना जड़ने वाला
आईना साज यानी सुंदर आईना बनाने वाला, दर्पण बनाने वाला। मीना साज यानी मीनाकारी करने वाला। रफूगर कटे फटे कपड़ों की महीन सिलाई करने वाला यानी रफू करने वाला। रंगरेज कपड़ों को रंगने वाला आदि के पास जाएगा। उसने बताया कि नानबाई तो हमारा खानदानी पेशा है। कौन सा पेशा है उनका? खानदानी। यह काम मैंने अपने पिता से सीखा है और मेरे पिता ने यह काम अपने पिता से सीखा है और उनकी मृत्यु के बाद मैंने यह दुकान संभाल ली। उसके पिता के बारे में पूछने पर गहरी सोच में पड़ गया। उसने बताया कि उसके पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई, तो ये छोटे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं कि उसके पिता का नाम क्या था। मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। और उनके पिता अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन के दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन था। तो लेखिका द्वारा उनकी नसीहत यानी सलाह के बारे में पूछने पर उसने कहा कि काम को नसीहतों से नहीं सीखा जाता, बल्कि काम तो करने से समझ में आता है। यानी नसीहत देने से यानी सिखाने से काम नहीं आता, बल्कि खुद काम करने से काम की समझ आती है। ऐसा जो है मियाँ नसीरुद्दीन कहते थे। अब लेखिका ने पूछा कि आपके वालिद यानी जो पिता हैं, उर्दू में वालिद बोलते हैं, साहब ने सीख के तौर पर आपसे क्या क्या कहा था। उन्होंने बताया कि जिस तरह बच्चा किसी उस्ताद यानी गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता है, तब उस्ताद उसे अलिफ बे जिम, ये उर्दू के वर्णमाला है, जैसे हम ए आई सीखते हैं तो वैसे ये अलिफ बे जिम ये उर्दू की वर्णमाला है, जैसे हिंदी में ए आई आदि होते हैं, सिखाता है और बच्चा उसके पीछे पीछे ये वर्ण बोलता है। गलती करने पर उस्ताद बच्चे के सिर पर थप्पड़ मार देता है। तभी यह बातचीत बीच में छोड़कर वह मीर साहब नामक ग्राहक से बात करने लगता है। लेखिका उसे पुनः पढ़ाई के बारे में पूछने लगती है। मियाँ नसीरुद्दीन ने दार्शनिक सुकरात की तरह सिर हिलाते हुए पूछा कि यदि कोई बच्चा मदरसे क्या होता है, स्कूल होता है, में जाकर सीधे ही तीसरी जमात यानी तीसरी कक्षा में जाकर के बैठ जाए तो क्या होगा। लेखिका ने कहा कि आप ही बताइए क्या होगा। उसने कहा कि यह बात मेरी समझ के बाहर है, बस इतना समझ लो कि कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे नानबाई का काम नहीं सीख सकता। पहले उसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, आँच देना सीखना पड़ता है। इसलिए तालीम यानी शिक्षा की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। और यदि मैंने खोमचा यानी रेहड़ी न लगाया होता तो क्या आज मैं इस दुकान पर बैठता। तो इसमें जो मियाँ नसीरुद्दीन जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो काम है वो वैसे सीधा काम, जो रोटियां हैं, जो सीधी भी रोटियां बनाना ही नहीं सीख सकते। भाई पहली कक्षा तो पढ़ी नहीं, तो तीसरी कक्षा में उसको बिठा दिया तो क्या होगा, वो तीसरी कक्षा में इतना अच्छा कार्य नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका बेस क्लियर नहीं हुआ है। तो जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो लेखिका को यही कहते हैं कि पहले बर्तन मांजना सीखेंगे, फिर धोना सीखेंगे, फिर भट्टी बनाएंगे यानी आग जलाना, उसे आँच देना, कैसे आँच देते हैं, कैसे भट्टी जलाते हैं। तो सबसे पहले तो यही है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी इसको हम सीखते जाएंगे, तभी तो हमें अच्छा काम आएगा। तो ऐसा जो है मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा है। लेखिका ने पूछा कि क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। उसने कहा कि यहाँ नानबाई तो बहुत हैं, परंतु हमारे जैसा खानदानी नानबाई कोई नहीं। एक बार हमारे बुजुर्गों से बादशाह ने पूछा कि क्या तुम कोई नई चीज़ खिला सकते हो, ऐसी चीज़ जो न आग से पके और न पानी से बने। उसने बताया कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह ने उसे खाकर बहुत सराहा। लेखिका ने पूछा कि उस पकवान का क्या नाम था। उसने कहा कि यह तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, परंतु इतना अवश्य जान लो कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, यानी असंभव को संभव कर सकता है। यह बात हमारे बुजुर्गों पर पूरी लागू होती है। लेखिका ने पूछा कि क्या यह कहावत सच्ची है। इस पर उसे क्रोध आ गया और उसने कहा
कि क्या झूठ से रोटी पक सकती है। तभी उसने उन अन्य ग्राहक रहमत को आवाज़ देकर कुछ पूछा। लेखिका ने एक और सवाल पूछने के लिए अनुमति मांगी। बीड़ी पीने के बाद उसमें फुर्ती आ गई थी। उसने कहा कि आप प्रश्न ही पूछेंगी, कोई जान तो नहीं लेंगी। वैसे भी मैं 70 साल का हो चुका हूँ। तो इसमें कितने साल का हो चुका है वो? 70 साल का। मेरे पिता 80 की उम्र में मरे थे। लेखिका ने पूछा कि आपके बुजुर्ग दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। उसने कहा कि आप क्यों बाल की खाल निकालना चाहते हैं। लेखिका ने कहा कि यदि आप बादशाह का नाम बता देते तो वक्त से मिलाकर देख लेती। उसने कहा कि वे जहाँ पनाह बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे। लेखिका ने कहा कि क्या बादशाह जफ़र के यहाँ काम करते थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने खींच कर कहा कि क्या आपको बादशाह के यहाँ रुक्का यानी चिट्ठी भेजनी है। तो उसका सही नाम व पता जानना चाहती हैं। यह कहकर उसने अपने कारीगर बब्बन मियाँ, अब कारीगर का नाम क्या है? बब्बन मियाँ को भट्टी जलाने के लिए आदेश दिया। लेखिका उससे उसके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, परंतु उसके तेवर देखकर चुप रह गई। उन्होंने पूछा कि क्या ये कारीगर आपकी शागिर्दी यानी शिष्य बनकर सीखने की स्थिति करते हैं, शागिर्दी करते हैं। तो उसने कहा कि ये शागिर्दी नहीं करते, इन्हें तो गिनकर मजूरी देता हूँ, 2 रुपये मन यानी 40 किलोग्राम के भार के बराबर। आटे के लिए तथा 4 रुपये मन मैदे के लिए मजूरी देता। मजूरी यानी जो उनकी वो बनती है, जो काम करने के बाद जो उनको दी जाती है, पगार दी जाती है। अंत में लेखिका के पूछने पर उसने बताया कि उसके यहाँ बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेपन, तुनकी आदि नामक रोटियां बनाई जाती हैं। ये रोटियों के नाम बताए हैं उन्होंने। तुनकी रोटी तो पापड़ से भी महीन होती है, महीन यानी पतली। किसी दिन आपको यह तुनकी रोटी खिलाऊंगा। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ कौंध गया और वह बीते दिनों की याद करके बोला, वे दिन बीत गए और वे कद्रदान जो उनके काम को महत्व देते थे भी चले गए, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। अब तो लोग तंदूर से रोटी निकालते हैं, उसे गले से निगलते हैं और हजम कर लेते हैं, अर्थात वे रोटी बनाने की कला के बारे में सोचते तक भी नहीं। यानी जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो बहुत ही निराश जो है हो जाते हैं अंत में, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई जो हम रोटियां बनाते हैं उनका अब लोगों के बीच में कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन कैसी भी रोटी कोई दे दे वो उसको खाने की करते हैं। तो बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद पूरा सुनने के लिए।